रमन सिंह के पक्ष में जरूर है, लेकिन क्या वाकई में इसका फायदा बीजेपी और रमन सिंह को मिलेगा? आपको सुनवाते हैं जो लोग वहां वोटिंग करने जा रहे हैं, जो मतदान कर रहे हैं लोग, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। मैं उनको तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि वो अपना इस बार वोट मिस ना करे, जाके दे, क्योंकि बहुत अच्छा ज्यादा फील होता है फर्स्ट टाइम वोट देना। इसलिए बस आपको यही कहूंगी कि एक बार जाके और वोट दे के आए। और इस बार क्या हमेशा से और हमेशा ही वोट करना चाहिए। 5 साल में एक बार ये मतदान करना चाहिए और मैंने भी अपना मतदान किया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी अच्छे अवसर होता है 5 सालों में, तो हर जन लोगों को मत देना चाहिए, मेरा यही राय है। पहला वोट डाली हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है और मैं यही सोच के डाली हूँ कि इस बार जो भी आए हम आम जनता को समझे और हमारे लिए सक्रिय। चलिए आपको ये बता देते हैं कि 2000 में इसका गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने इसका गठन कराया था, एनडीए की सरकार ने इसका गठन कराया था और अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। इसका फायदा भी बीजेपी लगातार लेने की कोशिश करती हुई हमने नया राज्य बनवाया था और विकास जो आज हम कर रहे हैं ये भी एक उसी की देन है कि राज्य बनाया गया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी आई, लेकिन तीसरी बार चुनाव हो रहे जब से राज्य बना। हमारे साथ आलोक झा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आलोक, आज दूसरे चरण का मतदान है, 72 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर मैं सुबह से अब तक की थोड़ी सी तस्वीर आपको बताऊं तो भाई 18 से 20% मतदान फिलहाल हो चुका है। अगर आप देखें 5 बजे तक तो ये मतदान शायद 70 से ऊपर आज कूद सकता है, जो कि एक ऐतिहासिक मतदान होगा। बिल्कुल सचिन, हमने देखा था पहले चरण के मतदान, पहला चरण जो हुआ। एक मिनट आलोक, मैं आपसे आपको रोकना चाहूंगा। प्रकाश जावड़ेकर को हम सुनाते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रकाश। ऑन आवर गुड गवर्नेंस एंड pro people systemic reforms which we carried out and which has delivered the targeted beneficiaries the benefits which the state has given, and therefore we are approaching the election and see the result as a yet another approval of BJP's good governance. महिला के जासूसी के मामले पर लगातार कांग्रेस जो है वो आक्रामक रूख अख्तियार किए हुए। पहले तो गुजरात के प्रकरण का इतना तूल देना कांग्रेस की हताशा है, क्योंकि ये केवल पुराना मसला है इसलिए नहीं। चलिए, प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ पर भी बात कही है। तीसरी बार जो है सरकार बनाने का दावा लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा कि वाकई में क्या जनादेश बीजेपी को मिलेगा। रमन सिंह की छवि जो है क्या वो एक बार फिर काम आएगी बीजेपी के। हमारे साथ आलोक झा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आलोक, मैं आपसे परसेंटेज की बात कर रहा हूं। 18 से 20% मतदान फिलहाल हो चुका है, लगभग 2 घंटे हुए हैं मतदान शुरू होते हुए, तो एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान आज हो सकता है क्या? बिल्कुल सचिन, आज जैसा हमने देखा था पहले चरण में लगभग 70% मतदान हुआ था। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये आज की जनता है, ये समझती है, वोट का महत्व जानती है। एक तरह से देख लें तो अभी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वोटिंग परसेंट बढ़ता चला जा रहा है, चाहे हम गुजरात की बात कर लें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, और आज छत्तीसगढ़ में आप अभी तक लगभग 20% मतदान हो चुका है। यानी जनता अवेयर है, जनता अपने अधिकारों के लिए अवेयर है। और जिस तरह से आजकल जो हवा चल रही है, एक सत्ता जो सरकार के, आप यूपीए की बात कर लें, यूपीए के अगेंस्ट जो हवा चल रही है, जिस तरह से लोग नाराज हैं अपने सरकार के कार्य से और उनके कार्यशैली से, लगभग अब लगता है कि भारतीय जनता जाग चुकी है। और हर एक मतदान में, चाहे अभी छत्तीसगढ़ की बात कर लें, एमपी में भी चुनाव होने हैं, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, मिजोरम में भी चुनाव होने हैं, आप देखते रहिए कि ये जो परसेंट है, वोटिंग परसेंट, ये बढ़ता जाएगा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है सचिन। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये आलोक, भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में खुद व्यक्ति की आजादी होती है कि वो किसको वोट दे, किसको चुने, किसको ना चुने। और ये बेहद ही और दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला, क्योंकि अगर आज हम देखें तो फिलहाल तक 20% मतदान हो चुका है। आने वाले समय में इसकी संख्या जो है, परसेंटेज और ज्यादा बढ़ सकती है। आलोक, आप बने हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सीधा अमित पांडे हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अमित, सुबह से अगर हम देखें तो जब तक डोर्स ओपन नहीं हुए थे, चुनाव के जो मतदान है वो शुरू नहीं हुआ था, तभी से लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई थी। क्या इसी तरह का रुझान फिलहाल भी आप देख रहे हैं कि वहां पर लोग उसी मात्रा में जुट रहे हैं क्या मतदान करने के लिए? चलिए, अमित से हम दोबारा संपर्क साधेंगे। अमित, लेकिन
बड़ा सवाल यही है कि आज मतदान को लेकर जिस तरह का रुझान जनता का है, तो क्या संदेश देता है? बिल्कुल एक अलग ही तस्वीर उभरेगी अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इतनी ज्यादा परसेंटेज होगी, वोटिंग का इतना ज्यादा परसेंटेज होगा, तो एक की जागरूकता दिखाती है लोगों के अंदर कि वो अपनी सरकारों को, अपने जनप्रतिनिधि को लेकर कितने जागरूक हैं, और लोग वाकई में चाहते हैं कि जो उनके असल मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए, लोग उन पर काम करें। हमारे साथ लगातार आलोक झा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर जो स्थानीय मुद्दों की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो रमन सिंह को इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में क्या ये मुद्दे यहां पर कामयाब होंगे रमन सिंह की छवि को क्षति पहुंचाने के लिए? फिर रमन सिंह की जो छवि है खुद व्यक्तिगत अगर मैं उनकी बात करूं तो एक बेहद सुलझे हुए और ईमानदार नेता की है। बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि रमन सिंह की जो छवि है वो ईमानदार छवि है। निश्चित रूप से इसका फायदा उठाना चाहेगी बीजेपी। और वही कांग्रेस की अगर बात करें हम, तो कांग्रेस पे जो परिवर्तन यात्रा थी कांग्रेस की, उस पे जो अटैक हुआ था, कांग्रेस के कई नेता मारे गए थे, तो उसका सिंपैथी लेना चाहेगी कांग्रेस। मुकाबला टक्कर का है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि कांग्रेस और बीजेपी में वोटिंग परसेंट का जो अंतर था वो 1.5 था। इस बार क्योंकि हो सकता है सरकार विरोधी एंटी कन्वेंसी की लहर हो, और उसके बाद मैं बता दूं कि जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि जो जितनी भी रैलियां हुई हैं नक्सल प्रभावित एरिया है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता सब कुछ को अपने घर पे रखकर वोटिंग करने के लिए आ रही है। निश्चित रूप से जनता अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता बाहर निकलती है वोट करने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ ही वोट जाएगी। हमने गुजरात में देखा था, गुजरात में वोटिंग परसेंट काफी ज्यादा था पिछले चुनाव से, मोदी की सरकार बनी थी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग बढ़ी थी, वोटिंग परसेंट ज्यादा हुआ था पिछले चुनाव से, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार थी, वो बचा नहीं पाई थी कुर्सी, कांग्रेस आ गई थी। तो अभी कहना जल्दबाजी होगा। यकीनन 8 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर कौन बैठेगा। चलिए, कौन बैठेगा छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर? बने रहिए आलोक हमारे साथ अमित पांडे छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी जुड़ गए। अमित, जो मैं पहला सवाल आपसे पूछा दोबारा मैं वही सवाल पूछूंगा, क्योंकि जो मतदान केंद्र हैं उन पर भीड़ किस तरह की देखी जा रही है? क्योंकि जब तक हम भीड़ की बात नहीं करेंगे, मतदाताओं की बात नहीं करेंगे, तो एक रिजल्ट का यानी कि आकलन करना भी यहाँ पर चलिए अजीत जोगी का आपको तस्वीर दिखाते हैं। अमित जोगी जो उनके लड़के हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। जो प्यार मरवाही की जनता ने मेरे पिताजी को दिया है वही प्यार मुझको भी मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं यहाँ मरवाही? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अजीत जोगी जी का जो प्यार है लोगों के प्रति, और लोगों का प्यार जो अजीत जोगी जी के प्रति है, वही एक मुद्दा रहा है मरवाही में। उसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहता। नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, मरवाही हमेशा से रिकॉर्ड बनाता रहा है जीत। अब ये तो देखिए मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेगा। कितना सीट कांग्रेस को मिल? तो मारवाही क्षेत्र पड़ता है, वहां से चुनाव लड़ने की जो कोशिश थी वो कितनी कामयाब होगी, जब चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे, कितनी कामयाबी इस चुनाव में मिलती है अजीत जोगी हों, चाहे उनके पुत्र हों, चाहे उनकी धर्म पत्नी हो। हम लगातार बात छत्तीसगढ़ पर कर रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ चलेंगे सीधा, अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या वही भीड़ देखी जा रही है कि मतदान केंद्रों पर, या फिर लोगों के अंदर अब जो है थोड़ा सा जो नए मुद्दे हैं उनको लेकर भी एक नया उत्साह है, जो लोग वोट करने जा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल सचिन, बिल्कुल। अभी चुनाव मतदान शुरू हुए मात्र 2 घंटे ही हुए हैं, और 2 घंटे में 18 से 20% मतदान होना बताया जा रहा है। तो ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है कि 2 घंटे में ही 20% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो बाकी बचे घंटों में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 100% मतदान होने की संभावनाएं ज्यादा तेज दिखेंगी। सचिन जी, चलिए अमित आप बने हमारे साथ आलोक झा भी लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। आलोक, अगर मैं बात करूं, कुछ नए मतदाता भी इस बार होंगे। भाई, युवा ऐसे बहुत से हैं जो इस बार नए वोट बनकर उभरे हैं, नए वोट डालेंगे। क्या नरेंद्र मोदी का फैक्टर एक काम करेगा क्या यहाँ पर? जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, दोनों के दोनों नेता युवाओं को रिझाने की बात करते हैं। ऐसे में जो नए वोटर हैं, क्या लाभ बीजेपी को मिलेगा कि कांग्रेस को? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि ये युवाओं का दबाव ही है, यानी ये जनमत का दबाव है जो
जो दोनों पार्टियों को, बीजेपी को, कांग्रेस को मजबूर किया है कि वो अपने छत्तीसगढ़ से युवाओं को टिकट दे। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 40 युवाओं को टिकट दिया है। युवाओं की जिम्मेदारी, युवाओं का दबाव आप इतना समझ सकते हैं। वहीं बीजेपी ने 36 युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया है। निश्चित रूप से जो आज के युवा हैं, जो पहली बार वोट देंगे या उन्होंने एक बार वोट दिया है, निश्चित रूप से ज्यादा अवेयर रहते हैं, ज्यादा इंटरनेट फ्रेंडली हैं, ज्यादा अवेयर रहते हैं और लोगों से कंसर्निंग जो है वो ज्यादा एक दूसरे से बात करते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है उसके लिए, क्योंकि आगे पढ़ाई के बाद उन्हें रोजगार मिलना है। और हमने देखा है कि रोजगार एक बड़ा फैक्टर है जिसे पार्टियां बुनाती हैं ऐसे मौके पे, चुनाव के मौके पे। तो निश्चित रूप से युवाओं का एक बड़ा दबाव रहेगा आने वाली राजनीति में, चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में तो देख ही रहे हैं। और ये इफेक्ट करेगा क्योंकि ज्यादातर युवा फ्रेंडली हैं, इंटरनेट फ्रेंडली हैं, तो उनमें ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नरेंद्र मोदी का अक्सर देखा जाता है। यानी कि युवाओं पर दबदबा नरेंद्र मोदी का ज्यादा देखा जाता है, चाहे वो आम हम सभाओं में कह लें, नरेंद्र मोदी की रैलियों में कह लें, चाहे भाई हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे कह लें। अजीत जोगी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। मेरी अपील तो यही है कि 10 वर्षों का कुशासन सबने देखा है, दुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, कदाचार, सब कुछ देखा है। तो उस पृष्ठभूमि में वो लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस को मत। चलिए, लगातार कांग्रेस को जीत की बात अजीत जोगी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में सरकार उनकी ही बनेगी। और जो कुशासन की बात करते हैं वो रमन सिंह के, उस पर कांग्रेस का शासन कितना भारी पड़ेगा, जो पहले रहा है या फिर जो देश भर में है या फिर आने वाले समय में। आलोक, आप बने हमारे साथ, अमित पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400। चलिए, लगातार बात छत्तीसगढ़ की चल रही है, बड़ी खबर आ रही है, चुटपुट घटनाओं की भी खबरें लगातार चुनाव में मिलती रहती हैं और ऐसे में अंतिम चरण के इस मतदान में भी लगातार इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं। और हमने देखा था 11 तारीख को भी इस तरह की खबरें आई थी कि भाई नक्सलियों ने जो है अधिकारी को मान नहीं जाने दिया है, आपसी जो भिड़ंत है, जो कार्यकर्ता हैं पक्ष विपक्ष दोनों में हो जाती है। गुजराती स्कूल में जो मतदान चल रहा है वहां पर कुछ कांग्रेसी नेता और कुछ जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनमें आपसी झड़पें की खबर आ रही है। पीठासीन अधिकारी से भी शिकायत दर्ज जो है वो कराई गई है। इस पूरे मामले पर सुरक्षा के हालांकि बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमित हमारे साथ लगातार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। अमित, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ छुटपुट घटनाएं तो होती हैं चुनाव में, लेकिन क्या एक घटना को ज्यादा बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि इसकी शिकायत भी फिलहाल दर्ज करा दी गई है, सुरक्षा बेहद कड़ी है वहां पर। जी, सुरक्षा यहाँ पर बेहद कड़ी है। और बात अगर सचिन आज की घटना की करें, जो राजेश मोड़क जी अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट देने आए थे गुजराती स्कूल में, उनके साथ एक कार्यकर्ताओं का हुजूम था। जी, उसी हुजूम में से एक कार्यकर्ता ने बीजेपी का स्कार्फ गले में डाल रखा था और स्कार्फ गले में डाला ही रह गया और वो
मतदान बूथ के अंदर चला गया और उसने वोट दे दिया। तो कांग्रेसियों ने इसी बात को टूल देकर काफी हंगामा आज गुजराती स्कूल में किया है कि चुनाव प्रचार सामग्री आप पोलिंग बूथ में ला रहे हैं और इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पीठासीन अधिकारी से शिकायत भी की गई है, मगर स्थिति अभी नियंत्रण में है। सचिन, चलिए अमित, स्थिति जो है फिलहाल नियंत्रण में है। आप बने रहिएगा हमारे साथ आलोक झा लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर मैं भाई जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ था कांग्रेसी नेताओं पर, उसमें कुछ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो अगर मैं कहूं छत्तीसगढ़ का या वरिष्ठ नेता हम कहें तो भाई वो शहीद हो गए थे नक्सलियों के हमले में। क्या ही कहा जाए, लगातार कांग्रेस इस बात का जो एडवांटेज है वो लेने की कोशिश करती है कि भाई हमारे नेता मारे गए थे। क्या आपको लगता है कि भावनाएं जो हैं रमन सिंह के विकास पर भारी पड़ेंगी क्या? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि ये आज की जनता है। भावना, इमोशन अपनी जगह है, नेताओं जो शहीद हुए थे उनकी सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन जब बात उनके पेट से जुड़ी होती है, जब बात विकास की होती है, जब बात पढ़ाई की होती है और जब बात रोजगार की होती है, तो जनता अपने हिसाब से कैंडिडेट चुनती है। और वही हम देख रहे हैं कि जितना फायदा होना चाहिए था कांग्रेसी वो उसे कैश नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी जिस विकास का दावा कर रही है, रमन सिंह की सरकार जिस विकास का दावा करती है, जो उन्होंने विकास के कार्य गिनाए हैं, तो जनता को ये डिसाइड करना है कि अब वो किसके साथ जाना है, क्योंकि ये आज की जनता है, हर एक मामले में अवेयर है। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें रोटी चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए। ये सिंपैथी अलग बात होती है। आपको लगता है आलोक जो मुद्दे आपने गिनाए हैं रमन सिंह इन पर खरे उतरे हैं? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि रमन सिंह की जो नीतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रमन सिंह की जो पॉपुलैरिटी है वो जनता के बीच क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी नीतियां हैं तकरीबन जो उन्होंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रमन सिंह को राइस मैन कहा जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में उन्होंने चावल जो है वो 2 रुपए पर किलो मुहैया कराया था अपने लोगों से, अपने मतदाताओं को, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को। और बात कर लें जो सड़कों का विकास हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं नक्सल प्रभावित एरिया है छत्तीसगढ़, सबको पता है। उसमें अगर इतना विकास, जितना विकास का दावा कर रही है रमन सरकार, और जितना विकास दिखता है, उस विकास के भरोसे जो है रमन सिंह वोट मांग रहे हैं। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि उसे किस पाले में गेंद को फेंकना है। विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में आलोक? बिल्कुल। जो सड़कों की स्थिति है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नक्सल प्रभावित एरिया है वो एरिया इतना पिछड़ा था, आज अभी से पहले वो एरिया इतना पिछड़ा था कि अक्सर जो है पुलिस बल जा नहीं पाते थे, लोगों का रहना मुश्किल हो गया था उन एरिया में। रमन सिंह की जो सरकार आई है, निश्चित रूप से कुछ एरियाज में डेवलपमेंट तो दिखता है, लेकिन वहीं अगर दूसरे कुछ एरिया की बात कर दूं मैं, वहां पे डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो एक ब्रॉड अगर पूरा फॉर्म निकालें तो रमन सिंह की सरकार ने उतना मुहैया करा दिया है जितनी फैसिलिटी। क्या लोग आपने बात की, आपको याद होगा 2005 में जो महेंद्र कर्मा कांग्रेस के नेता जो शहीद हो गए हैं जो नक्सली हमले में, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था सलवा जुनून के नाम से। वो सिर्फ आंदोलन था भाई नक्सलियों के खिलाफ ही था कि जो नक्सली जो इस तरह की हरकतें करते हैं आदिवासियों पर या फिर जो आम नागरिक हैं, पुलिस वालों पर, उससे एक निजात मिलती दिख रही थी। लेकिन उसके बाद हत्या के बाद क्या आपको लगता है, या फिर 2005 के बाद में बात करूं, 2003 के बाद में बात करूं, कि रमन सिंह की सरकार वाकई में नक्सलवाद पर काबू पाने में कामयाब रही है उस आंदोलन के साथ साथ उसके बाद भी? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं नक्सली वारदात हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए पुराना नहीं है, एमपी के लिए पुराना नहीं है। बहुत टाइम पीरियड से ये घटनाएं होती रहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ नक्सली का मुद्दा सिर्फ राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, केंद्र सरकार भी अगर चाहे तो केंद्र सरकार ने उस दिशा में, अगर आप गौर करें पिछले इतिहास को देखें, तो केंद्र सरकार ने उस दिशा में क्या किया। जब सीआरपीएफ के 70 जवान मारे गए थे, तब भी 2-3 मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद क्या फैसला आया, मामला वहीं पे दब गया। उसके बाद जितनी भी अभी तक बात चल रही है, जो भी प्रोसेस में है, और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पे रिएक्शन करती है, राज्य सरकार के भरोसे है। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता इस मुद्दे से, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने विरोध किया था इस इलेक्शन में, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आज भी वोट कर रही थी। और पहले चरण में भी देखा था, बड़ा हुजूम निकला था, 70% मतदान हुआ था। और आज अभी तक देखिए 2 से ढाई घंटे हुए हैं, 20% मतदान, तो 20% मतदान हो चुका है, तो लोगों के अंदर जागरूकता है। एक और बात बताइए आलोक, यहाँ पर हम 2 राज्य अगर मैं देखूं भाई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों में बीजेपी का वर्चस्व है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जो मुख्यमंत्रियों की छवि कुछ खराब, दोनों की मुख्यमंत्री जो है बेहद अच्छी छवि है।
लेकिन एक बात जो कही जाती है कि भाई कमल का फूल देखो और शिवराज को देखो, कमल का फूल देखो और भाई रमन सिंह को देखो। क्या सिर्फ वोट कमल के फूल और रमन सिंह को लेकर या शिवराज सिंह को लेकर ही मांगे जा रहे हैं? उसके नीचे जो एक लंबी लॉबी होती है नेताओं की, मंत्रियों की, उसको नजरअंदाज कर भी किया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तमाम लगते रहे हैं उनके मंत्रियों पर। बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि किसी भी सरकार, अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो जिम्मेदारी उनके मंत्री की भी होती है, और किसी तरह से अगर सरकार किसी मुद्दे में फंस जाती है उसकी भी जिम्मेदारी मंत्रियों की ही होती है। मैं आपको बता दूं कि बहुत मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज जो है जिन 19 जिलों में चुनाव होना है, जिन 72 सीट पे चुनाव होना है, उसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री रमन सिंह के आज चुनाव मैदान में है। निश्चित रूप से ये अब 8 दिसंबर को तय होगा कि जनता किसे चुनती है। जनता लोग आप बने हमारे साथ, 8 दिसंबर को तय होगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे कि जनता ने अपना जनमत किसको दिया। हमारे साथ लगातार अमित पांडे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर मैं ओवरऑल सुरक्षा की बात करूं कि भाई आपने छत्तीसगढ़ में जो 18 सीटें थी जो नक्सल प्रभावित इलाकों में थी, काफी ज्यादा इलाका माना जाता है, वो नक्सलियों को गढ़ माना जाता है, उसमें 1.25 लाख जो है सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। अगर मैं आज की बात करूं तो 522 लगभग कंपनियां तैनात की गई हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले 422 कंपनियां ज्यादा हैं। ऐसे में एक विकास की तस्वीर सुरक्षा को लेकर भी दिख रही है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल सचिन, सुरक्षा के यहाँ बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं चुनाव को लेकर। द्वितीय चरण के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और 38 कंपनियां द्वितीय चरण के चुनाव में यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तैनात हैं। जी सचिन जी, चलिए अमित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के। लेकिन आलोक, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को देखें, दक्षिण छत्तीसगढ़ को देखें, भाई नक्सली हमलों में आपको चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम अच्छी तरह से निपटे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या से, खासकर के चुनाव में अगर देखा जाए वहां 70% मतदान होता है आलोक, लेकिन आज जो प्लेन के इलाके हैं जहां पर इतना गढ़ नहीं माना जाता है, तो क्या ये संख्या बढ़ सकती है क्या परसेंटेज की? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अभी जहां पे जिन 19 जिलों में मतदान हो रहे हैं, ज़्यादा यहाँ भी नक्सलियों का प्रभाव है। एक तरह से कह ले तो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभाव है, लेकिन पहली चरण में जहाँ पे मतदान हुए थे वो जो है नक्सली दूर क्षेत्र माना जाता है, लेकिन वहाँ पे 70% मतदान हुआ है। अब यहाँ की बात कर लें, अभी हम देखने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि 2.5 घंटे हुए हैं। 2.5 घंटे में अगर 20% जाता है तो कम से कम 70 तो क्रॉस कर ही जाएगी। और जनता जो आपने तस्वीरों में भी देखा होगा सचिन, सुबह से जब से मतदान शुरू भी नहीं हुआ था, लोग लंबी कतार में खड़े थे वोट डालने के लिए। और एक बात और सचिन, इस बार छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो राइट टू रिजेक्ट को यूज करेगा, यानी अपने अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है मतदाताओं को तो उसे रिजेक्ट कर सकती है छत्तीसगढ़। ऐसा आलोक नॉन ऑफ द अबव का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चलिए हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जो राजनीति है कांग्रेस की, वहां पर अगर मैं अजीत जोगी की बात करूं, अजीत जोगी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे अमित जोगी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो ये 3 तो टिकट उनके घर के ही हो गए आलोक। तो फिर एक आपको नहीं लगता कि भाई एक अलग तस्वीर यहाँ पर कांग्रेस भी पेश करी है परिवारवाद की? 3 टिकट आप एक ही परिवार को दे पा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल सचिन, परिवारवाद से कोई भी पार्टी बची नहीं है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी और किसी भी पार्टी को देख ले आप। लेकिन अजीत जोगी जो पहले नाराज बताए जा रहे थे क्योंकि इनके बेटे को और इनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेसी शीर्ष लीडर हैं, शीर्ष नेता हैं, उन्हें, क्योंकि अजीत वालों के कहा जाए कि परिवारवाद चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी चलती में सब तीर चलाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर रमन सिंह को मौका देगी, या फिर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का बोले या फिर हम जो प्रदेश स्तर का है, वो डिफीट कर पाएगा क्या बीजेपी के शासन को? बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। एक बटन जो बदल सकता है आपकी दुनिया, एक बटन जिसे दबाने का अधिकार किसी बादशाह ने नहीं दिया, एक बटन जिसे अंग्रेजों ने हमें 200 वर्ष तक नहीं दबाने दिया, एक बटन
जिसे दबाने का अधिकार चीन के 135 करोड़ नागरिकों को नहीं है। मात्र एक वोट ने 1776 में अमेरिका को जर्मन के बजाय अंग्रेजी भाषी बनाया। मात्र एक वोट ने 1845 में टेक्सास राज्य को अमेरिका का हिस्सा बनाया। मात्र एक वोट ने 1875 में फ्रांस को राजतंत्र से लोकतंत्र बनाया। मात्र एक वोट ने अटल जी की सरकार को गिराकर देश पर दोबारा चुनाव का बोझ बढ़ाया। आपका एक वोट क्या कर सकता है? एक वोट ने 10 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारों से सुचारू बनाया। प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक देने का कर्तव्य निभाया। क्या इस चुनाव में आप दबाएंगे ये बटन? क्या प्रदेश का भविष्य आपके 30 मिनट के प्रयास से भी छोटा है? जरा सोचिए। पतंजलि आयुर्वेद का दिव्य स्पेशल च्यवनप्राश, जीवनी शक्तिवर्धक अष्टवर्ग, केसर व अनेक जड़ी बूटियों से निर्मित पूरे परिवार के लिए सप्त धातु पोषक रसायन। दिव्य स्पेशल च्यवनप्राश आपके हृदय, मस्तिष्क व आंतरिक शक्ति को मजबूत कर बलवान बनाए और तन व मन में नई स्फूर्ति लाए। श्री पवन गोयल राय साहब जी ज्योतिष की दुनिया के महान ज्ञाता, या यूं कह लें आप हैं ज्योतिष के स्तंभ। जी हां, आज शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन गोयल राय साहब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप वो नामचीन हस्ती हैं जो ज्योतिष और रत्नों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। राय साहब जी पिछले 34 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते आ रहे हैं और समाज के प्रति राय साहब जी के इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्योतिष गुरु के पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार उन्हें पीएससी के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा सौंपा गया। शिव भक्त राय साहब जी का आशीर्वाद हमेशा ही सबको फला है और ऐसे ज्ञानवान, ऊर्जावान, ओजस्वी, ज्ञानी व्यक्तित्व के स्वामी श्री पवन गोयल राय साहब जी का हम अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आप ही के अपने बेहद खास कार्यक्रम रत्न रहस्य में। इस कार्यक्रम में हम आज एक बार फिर राय साहब का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य व रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी का। शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे राय साहब जी का। राय साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मित्रों। आगे बढ़ते हैं राय साहब, बात करेंगे लेखा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, अगली कॉलर हल्द्वानी से। लेखा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार राय साहब जी, प्रणाम आपको। बाबा सुई की कृपा प्राप्त लेखा जी। हाँ सर, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 10/6 हाँ 1964। 10/6/64। हाँ 64। ठीक है जी। टाइम? 9:22 रात को। 9:22 रात को। जन्म का स्थान? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ये कुंडली पहले कभी आपने दिखाई है कभी मेरे को?
हाँ जी, दिखाइए दिखाइए सर। हाँ, मुझे ये ध्यान आ रहा है कि ये जो आप बता रही हैं टाइम टेबल, ये मुझे लग रहा है कि मैंने देखा हो। तो कब सर देखिए देखिए। तो फिर दोबारा पूछने की आवश्यकता कहाँ होगी लेखा जी? बहुत जरूरी आवश्यकता है सर। उस दिन मैं थोड़ा बात पूरी नहीं पूछ पाई थी और मेरी आवाज क्लियर भी नहीं आ रही थी। अच्छा, चलिए, मुझे मतलब हो सकता है क्योंकि ये जो डेटा आपने दिया ये एकदम मेरे दिमाग के अंदर क्लिक किया कि ये डेटा मेरे सामने पहले कभी आया है। कब की बात है वैसे? कितने दिन की बात होगी? ये हो गया 10